हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट शीट। और बेसिकली ये जो कॉस्ट शीट का चैप्टर है, इसमें हम लोग जो कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा होता है उसे कैसे प्रेजेंट किया जाता है, उसके लिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, कॉस्ट शीट। कि कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंट्स में डेटा को प्रेजेंट करने के लिए बनते हैं ट्रेडिंग P&L, और यहाँ पर डेटा को प्रेजेंट करने के लिए बनता है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। और जो ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है ये दो टाइप का होता है। एक बनाते हैं हम लोग जिसे हम बोलते हैं सिंपल कॉस्ट शीट, और एक बनाते हैं हम लोग जिसे हम बोलते हैं डिटेल्ड, या इसका दूसरा नाम चलता है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट। तो सिंपल कॉस्ट शीट वहाँ बनती है जहाँ पर नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, किस चीज़ का, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। अगर किसी का भी नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो वहाँ बनती है सिंपल कॉस्ट शीट। और अगर आपको डिटेल कॉस्ट शीट कब बनानी पड़ती है, जब आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स आर स्पेसिफाइड। अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक स्पेसिफाइड हो तो वहाँ बनाते हैं हम लोग तुम्हारा डिटेल्ड, या जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट। और अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो वहाँ बनती है तुम्हारी सिंपल कॉस्ट शीट। अब पहले हम बात करते हैं बच्चों तुम्हारे सिंपल कॉस्ट शीट के बारे में। तो सिंपल कॉस्ट शीट बनता है, मैंने आपको बताया था कि सिंपल कॉस्ट शीट तब बनाते हैं जब आपके पास में ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक नहीं अवेलेबल हो। ठीक है, आइए सिंपल कॉस्ट शीट में बच्चों सबसे पहले आता है तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल। बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है वो मटेरियल जो आपने किसी गुड्स के प्रोडक्शन में यूज़ किया और उसे आप फिनिश गुड्स में इजीली ट्रेस कर सकते हैं। जैसे शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग में कपड़ा लगा है, तो जो कपड़ा लगा है, या प्लास्टिक की टेबल बनाने में, चेयर बनाने में जो प्लास्टिक लगा है, लकड़ी के पोडियम में जो वुड लगी है जिसे आप इजीली ट्रेस कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं तुम्हारा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल के बाद आता है तुम्हारा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का मतलब वो लेबर जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, तो वो लेबर जिसकी सैलरी डायरेक्टली प्रोडक्शन से लिंक है। लेबर की सैलरी अगर डायरेक्ट प्रोडक्शन से लिंक है तो उसे हम बोलते हैं बच्चों डायरेक्ट लेबर। और एक आता है आपके पास में डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पावर, रॉयल्टी। तो ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से लिंक होते हैं। तो वो एक्सपेंडिचर जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से लिंक है, जैसे कि पावर, रॉयल्टी, मोल्ड, सांचे जो लगते हैं किसी गुड्स को बनाने में, तो वो एक्सपेंडिचर जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से लिंक है वो कहलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल। इन तीनों की टोटल को हम बोलते हैं बच्चों डायरेक्ट कॉस्ट, या जिसे हम बेसिकली बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, तीनों की टोटल को बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट में ऐड होते हैं ओवरहेड। क्या ऐड होते हैं बच्चों? ओवरहेड। अब ओवरहेड कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं वो ओवरहेड जो फैक्ट्री में लगे, एक वो ओवरहेड होते हैं जो तुम्हारे ऑफिस में लगे, एक जो तुम्हारे शोरूम में लगे जिसे हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं बच्चों तुम्हारा सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड। जैसे ही आप प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं, इसे हम बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, या इसे हम बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट। इस वर्क्स कॉस्ट में हम ऐड करते हैं तुम्हारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस के खर्चे वो जो बेसिकली मैनेजमेंट से लिंक्ड है, तो मैनेजमेंट के सारे खर्चे कहलाते हैं ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। तो वर्क्स ओवरहेड में आपने जोड़ा ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, ये कहलाता है तुम्हारे पास में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहलाता है बच्चों? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करते हैं तुम्हारा सेलिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, माल बेचने के खर्चे जैसे कि शोरूम का रेंट, शोरूम का रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, शोरूम के स्टाफ की सैलरी, डिलीवरी मैन की सैलरी, वो सब खर्चे हैं वो आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ तक कि टोटल को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर प्रॉफिट ऐड कर दिया जाए तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद बन जाता है सेल्स। क्लियर है बच्चों? तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ये कहलाते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, ये कहलाता है तुम्हारा फैक्ट्री कॉस्ट या जिसे हम बोलते हैं वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में ऐड करते हैं तुम्हारा ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, ये कहलाता है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इसमें ऐड करते हैं हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंडिचर, ये बन जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। और इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाए तो ये कहलाती है तुम्हारी सेल्स। क्लियर है बच्चों? ये ध्यान रखना, सेल्स फाइनेंस में और सेल्स कॉस्ट में सेम होती है। तो प्रॉफिट बेसिकली निकल के आता है बैलेंसिंग फिगर से, और या आपको प्रॉफिट मार्जिन दे रखा हो तो प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के सेल आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? बेसिकली हम ये चीज़ पहले से कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट में कर चुके हैं, लेकिन अब ये चैप्टर स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए है तो हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। सिंपल कॉस्ट शीट के बाद बनती है तुम्हारी डिटेल्ड कॉस्ट शीट, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट कहाँ यूज आती है? कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट यूज आती है जहाँ पर आपके पास क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक स्पेसिफाइड हो, जहाँ क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो, चाहे रॉ मटेरियल का, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस का, चाहे फिनिश गुड्स का, वहाँ पर हम हमेशा डिटेल्ड कॉस्ट शीट बनाते हैं। और डिटेल कॉस्टिंग में भी सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल। यहाँ आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। सर यहाँ कंज्यूम क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर हमने माना था कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो जितना परचेज किया है उतना ही कंज्यूम होता है। और यहाँ पर हम ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ निकल के आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का मतलब होता है ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो डायरेक्ट मटेरियल निकल के आएगा उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। तो कंज्यूम्ड का मतलब हो गया ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर का कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, यहां तक कि कॉस्ट को बोलते हैं बच्चों प्राइम कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट में हम सबसे पहले ऐड करते हैं तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड। जैसे ही फैक्ट्री ओवरहेड आप प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं बच्चों, ये कहलाता है तुम्हारा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ये कहलाता है आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस का मतलब और नेट का मतलब क्या होता है? ग्रॉस वो फैक्ट्री कॉस्ट है जिसमें अभी तक हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को एडजस्ट नहीं किया। इसमें अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जोड़ के और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस कर दिया जाए तो इसे हम बोलते हैं तुम्हारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। सर ओपनिंग को जोड़ के क्लोजिंग लेस करने से नेट फैक्ट्री कॉस्ट क्यों निकलता है? इस चीज़ के सारे कंसेप्ट कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट में मैंने आपको बता रखे हैं। यहाँ हम ऐड करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के बाद ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ने के बाद ये निकल के आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड किया जाता है तुम्हारा ओपनिंग फिनिश गुड्स। देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है वो गुड्स जो हमने इस साल प्रोड्यूस किए हैं। ओपनिंग फिनिश गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो ऑलरेडी बना हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जैसे ही आप ओपनिंग फिनिश गुड्स जोड़ेंगे ये कहलाएगा तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये वो गुड्स है जो बेचने के लिए अवेलेबल है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से लेस करते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स। जैसे ही इस कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेस करोगे
ये कहलाएगा तुम्हारे पास में COGS। COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर बच्चों बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करना, ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, और उस कॉस्ट ऑफ सेल में बच्चों प्रॉफिट ऐड करना, और प्रॉफिट ऐड करने के बाद में बन जाएगी सेल्स। तो यहाँ तक हमने इस सिंपल कॉस्ट शीट और डिटेल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट रीड किया। अब हम बात करते हैं इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तो इनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप स्पाइरल ओपन कीजिए और मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताता हूँ, और उस क्वेश्चन नंबर पे आइए और इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों सबसे पहले स्पाइरल के क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है अ फैक्ट्री यूज ए जॉब कोस्टिंग सिस्टम। द फॉलोइंग कोस्ट डेटा आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। आपको 31 मार्च का डिटेल गिवन है। सबसे पहले डिटेल में गिवन है बच्चों डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल है 9 लाख। डायरेक्ट वेजेस है 7,50,000। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर गिवन नहीं है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा प्राइम कॉस्ट 16,50,000 की आ गई तुम्हारी प्राइम कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड। क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है 4,50,000। तो 4,50,000 का आपको फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है, तो यहाँ तक निकल के आएगी तुम्हारी फैक्ट्री कॉस्ट, या जिसे हम बोलते हैं वर्क कॉस्ट, ये आ जाएगी 21 लाख की। इसमें हम ऐड करते हैं बच्चों ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ये गिवन है 4,20,000 के। तो यहाँ तक तुम्हारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है COP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है 25,20,000। क्लियर। और इसमें ऐड कर दिया आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड गिवन है बच्चों तुम्हारे पास में 5,25,000। तो ये 30,45,000 की निकल के आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें ऐड करना है आपको प्रॉफिट। जैसे ही कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट ऐड करेंगे ये निकल जाएगी आपके पास में सेल्स। क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है बच्चों 6,09,000 का प्रॉफिट गिवन है, तो 36,54,000 की आपके पास में सेल्स अवेलेबल है एज पर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें गिवन है कि प्रिपेयर कॉस्ट शीट। आपको बनानी है कॉस्ट शीट जिसमें आपको प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सेल्स निकालनी है। तो ये बन गई मेरी कॉस्ट शीट। तो ये आ गई आपके पास में कॉस्ट शीट। ये जो कॉस्ट शीट आपने बनाई है ये बनाई है 31 मार्च 1989 के लिए। क्लियर है। अब क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़ें, क्या गिवन है। इन 1989-90 में फैक्ट्री को कोई ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में ये बोलता है कि एस्टिमेटेड डायरेक्ट मटेरियल है 12 लाख और डायरेक्ट लेबर है 7,50,000। किसमें 1989-90 डायरेक्ट मटेरियल गिवन है 12 लाख, डायरेक्ट लेबर गिवन है 7,50,000, 19,50,000 की प्राइम कॉस्ट है 1989-90 की। क्लियर है बच्चों। इस प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। देखो मैंने आपको कॉस्ट कंट्रोल के चैप्टर में बताया था कि हमें हमारे फैक्ट्री ओवरहेड पता लगते हैं साल के एंड में। यहाँ पर कॉस्ट शीट में जो हम फैक्ट्री ओवरहेड डालते हैं वो आते हैं एब्जॉर्ब्ड, और कंपनी जब भी फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब करती है वो एब्जॉर्ब करती है ऑन बेसिस ऑफ एस्टिमेशन। तो फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब जोड़ने के बाद निकल के आएगा तुम्हारे पास में फैक्ट्री कॉस्ट, या जिसे हम बोलते हैं वर्क कॉस्ट। इसमें हम ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। ये भी यहाँ पर कौन से आते हैं एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है ऑन बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, हमने कितने खर्चे कस्टमर से
एब्जॉर्ब करने हैं। तो यहाँ पर ऑफिस एंड एडमिन जोड़ेंगे, वो भी निकल के आएंगे एब्जॉर्ब, जो हम एस्टिमेशन के बेस पे निकालेंगे। सर हमारा एस्टिमेशन का बेस क्या होगा? एस्टिमेशन का बेस आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गिवन होगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि एस्टिमेशन का बेस क्या है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस एडमिन जोड़ोगे, ये आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आते हैं कौन से वाले? एब्जॉर्ब। और कितना एब्जॉर्ब करना है वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ढूंढना पड़ेगा हमें। ये आएगा तुम्हारे पास में कॉस्ट ऑफ सेल्स, और उसमें ऐड करना है आपको क्या चीज़? प्रॉफिट। ये निकल के आ जाएगी सेल्स। अब फटाफट ढूंढिए कि ये जो ऑफिस है, फैक्ट्री है और एडमिन है, ये हमें एब्जॉर्ब जो करने हैं, ये किस बेसिस पर एब्जॉर्ब करने हैं? एब्जॉर्प्शन का बेसिस आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं स्पेसिफाइड होगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आइए ढूंढते हैं कि कैसे हमें इन खर्चों को एब्जॉर्ब करना है। तो क्वेश्चन की एक लाइन में गिवन है बच्चों कि व्हाट वुड बी द प्राइस फॉर दिस जॉब इफ द फैक्ट्री इंटेंड टू अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, एज्यूमिंग, अंडरलाइन करना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हैज गॉन अप बाय 15%। ये बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो खर्चे हैं 15% बढ़ गए, वो बात की बात है। एब्जॉर्ब कैसे करना है? तो फैक्ट्री रिकवर फैक्ट्री ओवरहेड एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, अंडरलाइन करना। फैक्ट्री जो फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे एब्जॉर्ब करती है, हम जो फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे एब्जॉर्ब करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज के तौर पर। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ये डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज के तौर पे एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो देखो यहाँ समझना, ये जो एब्जॉर्ब करना है ना, ये डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज के तौर पे एब्जॉर्ब करना है। तो मेरा वर्किंग नोट 1 बनेगा सबसे पहले, डायरेक्ट वेजेस एज परसेंटेज ऑफ सेल्स। ये आप वर्किंग नोट बाद में बनाएंगे, मैं साथ में बना रहा हूँ। मेरा डायरेक्ट वेजेस सेल्स का कितना परसेंट हो गया? देखो डायरेक्ट वेजेस नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, कि हमारे जो फैक्ट्री ओवरहेड हैं वो डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज के तौर पे एब्जॉर्ब करने हैं। तो मेरे फैक्ट्री ओवरहेड जो मुझे एब्जॉर्ब करने हैं वो डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज हैं। देख के बताइए फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस का कितना परसेंट हो गया? तो 4,50,000 डिवाइड बाय 7,50,000 इंटू 100 करेंगे, ये आएगा 60%। तो यहाँ पर जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड आपको एब्जॉर्ब करना है, ये एब्जॉर्ब करना है डायरेक्ट वेजेस का 60%। तो यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस कितना है? 7,50,000, उसका 60% निकालें, ये निकल के आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब 4,50,000 का। तो 4,50,000 का डायरेक्ट वेजेस एब्जॉर्ब निकल के आएगा ऑन बेसिस ऑफ एस्टिमेशन। जो एस्टिमेशन का मेथड क्वेश्चन ने आपको प्रोवाइड कर रखा है, उस बेस पे आपको निकालना है। तो ये निकल के आएगा तुम्हारा 24 लाख। इसके बाद में ऑफिस एंड एडमिन के खर्चे कैसे एब्जॉर्ब करने हैं? क्वेश्चन में गिवन है कि एडमिन और सेलिंग, ये दोनों जो एक्सपेंडिचर है ना, ये एब्जॉर्ब करने हैं वर्क कॉस्ट के परसेंटेज। देखो ये वर्किंग नोट 1 था, वर्किंग नोट 2, फैक्ट्री ओवरहेड एज परसेंटेज ऑफ, किसके परसेंटेज पे निकालना है? वर्क कॉस्ट। देखो ऑफिस एडमिन मेरा 420 है, जबकि मेरी वर्क कॉस्ट 21 लाख है। तो 4,20,000 डिवाइड बाय 21 लाख इंटू 100, ये होता है आपका 20%। तो मतलब कि जो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड है वो मेरे वर्क कॉस्ट का 20% है। तो यहाँ मेरा वर्क कॉस्ट कितना है? 24 लाख। 24 लाख का आप 20% निकाल के इस पे क्या कर दें? ऐड कर दें। क्लियर है? ये जोड़ते ही क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन में और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे एब्जॉर्ब करना है? क्वेश्चन में गिवन है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो एब्जॉर्ब करने हैं एज परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी एज परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट है, तो मैंने लिखा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट। बताइए कितना हो जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेरे हैं 5,25,000, ये एब्जॉर्ब करने हैं मुझे किस पर? वर्क कॉस्ट पे। तो वर्क कॉस्ट है 21 लाख इंटू 100, तो 5,21,000 इंटू डिवाइड बाय 21 लाख इंटू 100 करेंगे, ये निकल के आएगा आपका परसेंटेज। तो यहाँ आपने देखा कि जो खर्चे आपको एब्जॉर्ब करने हैं वो परसेंटेज के बेस पे करने हैं। तो परसेंटेज के बेस पे निकालें कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना परसेंट निकल के आता है तुम्हारा वर्क कॉस्ट का।
तो ये आता है आपका 25%। 25% किसका है? ये वर्क कॉस्ट का है। तो यहाँ देखें कितना हो जाएगा, वर्क कॉस्ट 24 लाख, 24 लाख का 25% निकालना कितना होता है, क्लियर। लेकिन क्वेश्चन में ऊपर देखें एक लाइन दे रखी थी, एज्यूमिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्सपेंडिचर है वो 15% बढ़ने वाले हैं, तो इस अमाउंट में 15% और जोड़ देना, जो निकल के आएगा अमाउंट उसमें 15% और जोड़ देना, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 15% के खर्चे और इंक्रीज होने वाले हैं, तो यहाँ पर 15% और जोड़ देना, ये निकल के आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्लियर। क्वेश्चन बोलता है कि प्रॉफिट के बारे में क्या करना है, प्रॉफिट कैसे निकालना है। व्हाट वुड बी द प्राइस फॉर दीज जॉब इफ फैक्ट्री इंटेंड टू अर्न सेम रेट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की रेट सेम चाहिए, देखो प्रॉफिट की रेट निकाल लो। लास्ट ईयर आपको 6,09,000 का प्रॉफिट था, कितने की सेल्स पर, 30.45 की कॉस्ट पर, सॉरी। लास्ट ईयर आपका 6.09 लाख का प्रॉफिट था 30.5 लाख की सेल्स पर, सेल्स पर नहीं सॉरी, कॉस्ट ऑफ सेल्स पर। तो लास्ट ईयर 6.09 का प्रॉफिट था 30.45 की कॉस्ट ऑफ सेल्स पर। तो इस बार जो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आ रही है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट का अमाउंट, और प्रॉफिट जोड़ते ही ये क्या निकल जाएगी, तुम्हारी सेल्स। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले कॉस्ट शीट बनानी थी, और क्वेश्चन में ये जो पॉइंट था मेन कि जो एक्सपेंडिचर हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं ये ऑन बेसिस ऑफ परसेंटेज, तो परसेंटेज का बेस आपको लास्ट ईयर पे निकालना पड़ेगा, और लास्ट ईयर पे परसेंटेज का बेस निकाल के इस साल के कॉस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। और इस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते हैं, आप स्कैनर देखेंगे तो स्कैनर में इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन कवर्ड है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उनको आप पहले कंप्लीट करना, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले आप होमवर्क लिखें आज का। आज का होमवर्क है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। तो 15 और 16 ये दो तुम्हारे क्वेश्चन हैं होमवर्क के लिए, तो इनको पहले कंप्लीट करें और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू बच्चों।